यूँ तो ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है साहब। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस दृष्टिकोण से इसको देखते हैं। जीवन में आनंद देखते हैं या फिर तकलीफ़ देखते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि के अंदर केवल दृष्टि का खेल है। आपकी जैसी सोच, आपका जैसा दृष्टिकोण होगा, वैसे ही दुनिया आपको नज़र आती जाएगी और उसी में तब्दीली होती जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 की आरोह भाग 2 प्रारंभ कर रखिए। आज हम देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु साहब का 14वां अध्याय और बहुत ही कमाल का अध्याय होने वाला है। आपके दिल को छू जाएगा ये अध्याय। अनुरोध आप सभी से, ग्रेड फर्स्ट सेकंड की जो भी निःशुल्क रूप से तैयारी मेरे साथ कर रहे हैं और लोगों को भी करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी मेरे साथी, वो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, कवि आदि गणेश हिंदी इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5200 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ और वहाँ पर जो सवाल डाले जाते हैं, एक बात याद रखिएगा और यकीन भी रखिएगा कि वहाँ पर जो सवाल डाले जाते हैं वो केवल टाइम पास के लिए सवाल नहीं डाले जाते। कभी कभार मैं 2 सवाल डाल देता हूँ, कभी 1 सवाल कुछ और जानकारी, तो वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी अकॉर्डिंग है जो डाले जाते हैं। तो उन सवालों का आप जरूर मस्तिष्क में बिठा के रखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु साहब को परिचय देखते हैं। ये हिंदी साहित्य के अंदर, हिंदी के अंदर अपने महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तो इनका 1-2 सवाल यकीनन पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु साहब, जन्म होता है साहब 4 मार्च 1921 को। कब होता है? 4 मार्च 1921 को। कहाँ पर? ओराई हिंगना, जिला पूर्णिया, अब अररिया, बिहार में। यूँ समझिए बिहार में होता है, ओराई हिंगना में, ठीक है। रचनाओं की बात करें, बहुत बार इनकी रचनाएं पूछी गई साहब। मेला आंचल जग प्रसिद्ध है। मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सभी के सभी क्या है? उपन्यास है, जिनमें मेला आंचल और प्रति परिकथा और दीर्घ तपा, ये तीनों तो बहुत बार पूछे गए हैं। तीनों उपन्यास मेला आंचल, प्रति परिकथा और दीर्घ तपा किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु साहब के। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये सभी क्या है? कहानी संग्रह है, जिनमें ठुमरी और आदिम रात्रि की महक ये भी बहुत बार पूछा गया। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक किनका कहानी संग्रह है? फणीश्वर नाथ रेणु साहब का। ऋणजल धनजल बहुत बार पूछा गया साहब। ऋणजल धनजल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये क्या है? संस्मरण है इनके, जिनमें ऋणजल धनजल की विधा के रूप में संस्मरण को कई बार पूछा गया है। नेपाली क्रांति कथा, इनका रिपोर्टाज है नेपाली क्रांति कथा, तथा रेणु रचनावली, जिनकी 5 खंडों में समग्र रचनाएं हैं जो समाहित है। रेणु रचनावली तो याद रह ही जाएगा, लेकिन खंड पूछ लिए जाते हैं 5, ठीक है। 11 अप्रैल सन 1977 पटना में निधन हो जाता है साहब। देवलोक गमन कर जाते हैं। पंक्तियां देखिए कि कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने सृजनहार के बंधे बंधाए नियम कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को अपने मन के मुताबिक गढ़ने लगते हैं। ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं कुछ और परिचय देखते हैं इनका। तो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा आपको, यह आंचलिक उपन्यासकार के रूप में भी है जो परिचित है, चर्चित है। उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा रहा। जीवन में स्ट्रगल रहा। जीवन में तकलीफें नहीं होती है साहब, जीवन में स्ट्रगल होता है। आप अपने दुखों को, तकलीफों को एक संघर्ष का हिस्सा मानकर, सफ़र में आए संघर्ष मानकर चलोगे तो जीवन में 2 चीज़ें होती है, संघर्ष होता है या फिर खुशी होती है, सफलता होती है या फिर संघर्ष होता है। तकलीफें कुछ नहीं होती है। तकलीफें मानकर चलोगे, रोते रहोगे तो फिर रोते ही रहोगे। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की। उनकी यही भागीदारी एक और देश के निर्माण में सक्रिय रही तो दूसरी ओर रचनात्मक साहित्य को नया तेवर देने में सहायक रही। सन 1954 में उनका बहुचर्चित आंचलिक उपन्यास
मेलांचल। इनको पूछा गया कौन सा किस प्रकार का ये आंचलिक उपन्यास है। मेलांचल 1954 में प्रकाशित हुआ, ध्यान में रखना। जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मेलांचल से ही है जो प्रारंभ हुआ। आंचलिक उपन्यासों को लेकर विमर्श है जो यहीं से प्रारंभ होता है। आंचलिकता की अवधारणा ने कथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति और वहां के लोक जीवन को केंद्र में जो ला खड़ा किया। लोक जीवन जो है, गांव की जो बात है, गांव के केंद्र की जो बात है, वो यहाँ पर इसमें आंचलिक उपन्यास मेलांचल के यहाँ पर देखने को मिलती है। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक नायक इस अवधारणा ने भारी भरकम चीज एवं नायक की जगह अंचल को ही नायक है जो बना डाला। उनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनगढ़ रूप में ही आता है। इसीलिए उनका ये अंचल एक तरफ शस्य श्यामल है तो दूसरी तरफ धूल भरा और मैला भी। स्वातंत्र्योत्तर भारत में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, स्वतंत्रता के बाद में जब सारा विकास शहर केंद्रित होता जा रहा था, ऐसे में रेणु ने अपनी रचनाओं से अंचल की समस्याओं की, ग्रामीण जीवन की अंचल की जो समस्या है उनको भी लोगों का ध्यान खींचा उनकी ओर। उनकी रचनाएं इस अवधारणा को भी पुष्ट करती है कि भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है साहब। भाषा की सार्थकता किस में है? बोली के साहचर्य में। कमाल का सवाल बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। आज जो अध्याय पढ़ेंगे हम वो है पहलवान की ढोलक। बहुत मज़ा आएगा साहब। यूँ कहें कि अगर मेरे साथ साथ इमेजिन करते चले, पढ़ते चले तो बहुत आनंद आने वाला है, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में पहलवान की ढोलक भी शामिल है। तो इसकी पहलवान की ढोलक पाठ की अगर विधा पूछ ली जाए तो ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी विधा में है। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही तो जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने ऐसे कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया हो। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। बहुत आनंद आएगा पाठ में। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। जो लुट्टन पहलवान, इसमें आएगा लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसे शौक को क्या ही पालती। जो पहलवानी का शौक रखते उसे क्या पालते लोग। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, मतलब जिंदा रखता है, जिजीविषा रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देते हैं तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता व्यवस्था की मुखापेक्षी है अथवा कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये हमें तय करना पड़ेगा। निश्चय ही ये पाठ हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। देखिए साहब, मज़ा आएगा। पहलवान की ढोलक, विधा पूछ ली जाए कहानी, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार, मेलांचल आंचलिक उपन्यासकार है, 54 में प्रकाशित। पहली पंक्ति जरूर ध्यान में रखना। पहली पंक्ति कई बार पूछ ली जाती है, किस अध्याय से ली गई है। तो जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बरियार शिशु की तरह बिल्कुल भय से थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्ध था, बिल्कुल शांति। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। तो चुपचाप आंसू कौन बहा रही थी? अंधेरी रात, ध्यान में रखना। और कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए, गद्य की पंक्ति भी देखकर भी आपको अलंकार पूछा जा सकता है। और ये देखिए, इसमें इस पंक्ति में कितनी संगीतात्मकता है।
अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अलंकार बताइएगा। निस्तब्धता करुण सिसकियां और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने के और कई करने की आवाज़, हे राम, उल्टी करने की आवाज़, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी जो सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्तों में परिस्थिति को तोड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है, तो किन के अंदर एक विशेष परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि होती है? कुत्तों के अंदर। ध्यान में रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती। सिर्फ पहलवान की ढोलक। तो रात की सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती कौन? सिर्फ पहलवान की ढोलक। क्या? संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती। और वो गति कौन सी? पहली गति ध्यान में रखना, चटदा गिड़दा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। और बीच बीच में ध्वनि निकलती चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ध्यान में रखना इनको। देखिए, ये सवाल पूछा गया पहले भी, चटदा गिड़दा। डेस लगाकर सामने लिख लीजिए, आ जा भिड़ जा। इसी स्वर में आप इनको बोलकर प्रयास करेंगे तो आप परीक्षा में आएगा तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और बीच में चटाक चटदा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती है। और यही जो आवाज़ ढोलक वाली है, मृत गांव में संजीवनी लोगों को ऊर्जामान एक संचरित करती रहती है। लुट्टन सिंह पहलवान। या तो यूँ वह कहा करता था, कौन? लुट्टन सिंह पहलवान कहता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर ये जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। महत्वपूर्ण सवाल, लुट्टन के माता पिता उसे किस उम्र में थे जब उसके माता पिता गुजर गए? वो अनाथ हो गया 9 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की आयु में। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारों से दूध पीता, धारों से और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। अब ये देखिए, कसरत की धुन किस वजह शुरू हुई थी? लोगों से बदला लेने के लिए। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों को सुडौल बना दिया। एक्सरसाइज करने की वजह से मांसल बना दिया, बिल्कुल तगड़ा सुडौल। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों और 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर दोनों हाथों को दोनों और कितनी डिग्री फैला लेता था? 45 डिग्री। सवाल पूछा जा सकता है। पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। तो कहाँ पर गया? कौन से मेले? श्यामनगर मेले में गया था। ध्यान में रखना। पहलवानों की कुश्ती और दांवपेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। जंगल में किसको दे दी? शेर के बच्चे को चुनौती। जैसे कि डीजे बजता है, जिसको नाचना नहीं आता उसके भी मन में ऐसे लग जाता कि यार थोड़ा सा डांस में भी कर लो। वही यहाँ पर ढोल की आवाज़ सुनकर इसके अंदर भी करंट आ गया कि लड़ना है। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। यह सवाल पूछा गया है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के अंदर, जरूर ध्यान में रखिएगा। शेर का बच्चा कौन? शेर के बच्चा यानी चांद सिंह। शेर का बच्चा कौन? चांद सिंह उसके लिए आया है। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, तो चांद सिंह का यहाँ पर शेर के बच्चे का गुरु कौन? बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ी थी।
3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल है जो प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उसने लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित, टाइटल मतलब जो टैग लगा हुआ था, करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। लुट्टन पहलवान बोलता है, साहब हम लड़ेगा, आओ। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया कि ये लड़ेगा, तू लड़ेगा, पहले तो मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है, मरा मराए मरा। पर वारे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, राजा साहब 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे लुट्टन को, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो कहाँ कुश्ती लड़ रहा है? तो लुट्टन कहता है, ध्यान में रखना इन पंक्तियों को, लुट्टन कहता है, नहीं सरकार लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ यहाँ से। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया, सब ने धमकाया लुट्टन को, जा ये तेरा काम बना देगा। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा कि हुक्म दे दो साहब। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठा, उसे लड़ने दिया जाए, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह, इस अध्याय के आखिर तक रहिए, आपके हृदय में भी रोमांच भर दूंगा मैं। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटदा गिड़दा भरी आवाज में एक ढोल अब तक चुप था बोलने लगा। वो ढोल से जोश आ रहा था उसको, चांद सिंह को। ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्ठे। ध्यान में रखना इसको, ढाक ढिना यानी वाह पट्ठे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू यहाँ पर लुट्टन के लिए आया है और शेर का बच्चा चांद सिंह। चट गिड़दा, मत डरना। ध्यान में रखिएगा इनको, अर्थ पूछ ले। चट गिड़दा यानी लुट्टन क्या सोचता है, ये जैसे जैसे ढोल पे आवाज चलती है, चट गिड़दा, लुट्टन के कानों में आवाज आती है, उसे ये लगता है कि मत डरना, वो ये समझता है और फिर मोटिवेशन मिलता है उसको। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। बादल सिंह चांद का गुरु। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी। तो पूछ लिया जाए परीक्षा में, बहुत कमाल का सवाल। लुट्टन के पक्ष में, चांद के पक्ष में सारे लोग थे, लेकिन लुट्टन के पक्ष में कौन था? लुट्टन के पक्ष में थी ढोल की आवाज। बहुत जबरदस्त सवाल बन सकता है ये, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दावपेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। पतली आवाज कौन सी? धाक धिना तिरकट धिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था। लुट्टन को जब आवाज आ रही थी कि धाक धिना तिरकट धिना, तो उससे सुनाई दे रहा था, दाव काटो बाहर हो जा। नोट कर लीजिएगा साहब। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा है। जैसे उसने दाव काटा बाहर निकला, लोग उसकी ओर होने लगे। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज रहा था, मोटी और भोंडी आवाज वाला। चटाक चट धा, उठा पटक दे। ये आवाज उसके कानों में जा रही थी। फिर मोटिवेशन मिला उसको। लुट्टन से चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना, चित्त करो, धिना धिक धिना, चित्त करो। ध्यान में रखना, ये आवाज सुनाई दे रही थी मुझे।
लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धागीड़े धागीड़े घीड़े धागीड़े घीड़े धागीड़े घीड़े, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, उसे ऐसे सुना दे रहा ढोल की आवाज के अंदर। जनता ये स्थिर नहीं कर सकी किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने बोला दुर्गा मैया की जय, कोई बोलता महावीर जी की जय, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय आकाश गूंज उठा। विजय लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोकता सबसे पहले बाजों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। सबसे पहले सवाल आ जाए, सबसे पहले लुट्टन ने विजय के बाद किसको प्रणाम किया? ढोलों को प्रणाम किया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मोटिवेशन मिल रहा था उसको। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मेजर साहब ने आपत्ति की। मेजर साहब बोलते हैं अरे, किंतु साहब, राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। किसका कथन है? राजा साहब का कथन है। ध्यान में रखना, सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृति नहीं कि आपने दरबार में सदा के लिए रख लिया कि तुम मेरे दरबार में रहेगा। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राजा पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी जाने माने पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। किसके संबंध में यह मशहूर थी कहावत? काला खां पहलवान था। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। लुट्टन ने काला खां को भी सल्टा दिया था। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रह गया। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाग दाड़ता, हाँ हूँ हाँ सुनने वाले कहते, राजा का बाग बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझते पहलवान बोला। मेलों में घुटने तक लंबा चौगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चोहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, ले आवा 1.5 सेर की, थोड़ा थोड़ा क्या आने दो। 2 से रसगुल्ला को उदरस्त करके पेट में डाल के मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। बच्चों की हरकतें करने लगा। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते हुए अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आगे ही नहीं देते। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं कि उससे लड़ सके। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मलकर और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 साल बीत के पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। पूछ ले जाए कितने लड़के? 2 लड़के। 2 लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। समझे? ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। समझा था क्या था कि ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोलक है। तो लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था? ढोल। कौन था? ढोल। ध्यान में रखना। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे? ऐसे ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना है आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। ज्ञान भी देता बच्चों को।
किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए किराए पर। एक दिन पानी फिर गया। क्या वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, जो राजा साहब थे वो तो स्वर्ग सिधार गए, और नया जो राजकुमार आया वो विलायत से आया, तो आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, उन्हीं परिवर्तनों को चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। जहाँ दंगल होता था कि घोड़े की रेस होगी, नया वाला राजकुमार बोलता घोड़े की रेस होगी, छोड़े दंगल बंगल पुराने हो गए सब। पहलवान तथा भाभी, दोनों भाभी पहलवानों का दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, आश्चर्य से कि इतना खाते हैं ये। नए मैनेजर साहब ने क्या कहा, हॉरिबल। तो नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, और उसने कहा, राजकुमार ने कहा टेरिबल। दोनों ध्यान में रखना। पहलवान को साफ साफ जवाब मिल गया। पहलवान को पता चल गया अब अपना यहाँ दाना पाने नहीं, अपने को निकालेंगे। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया कि बस निकल जाओ। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटका कर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाओं को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को भी वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी हुई, अब मलेरिया और हैजा फैल गया। ये गांव को जो भुनना शुरू कर दिया। गांव में लोग इसकी वजह से मरने लगे। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन चलता। बावजूद लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभात दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांगते फूंकते कराते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढांढस देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया, चला गया वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो कि जो हो गया वो हो गया, जो है उस पर ध्यान दो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे। कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि नदी में डाल आओ। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपने अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को, डर को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पत्ते विहीन प्राणियों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। बूढ़े बच्चों रात भर ढोलक बजाता, लोग एनर्जेटिक रहते। बूढ़े जवानों की शक्ति आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचना लगता। स्पंदन शक्ति शून्य, स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति थी। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, वो भी लपेटे में आ गए उनके बेटे। ऐसे वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। बेटे कहते हैं मरते वक्त उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। तो रात भर क्या करता है पहले लुटन पहले, चटाक चट धा, चटाक चट धा, चटाक चट धा, चटाक चट धा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा, मारो बहादुर मारो। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े हैं, बिल्कुल शिथिल हो गए, जड़ हो गए। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघियां पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। तो ये किसका कथन है? संतप्त पिता माताओं का कथन है कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। ये था साहब अध्याय
कैसा क्या लगा मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप मेरे द्वारा ये जब पढ़ाया जा रहा था तो आपके हृदय में भी एक तरीके से करुणा आ गई होगी, रोमांच आ गया होगा और आंखों से कहीं ना कहीं पानी आ गया होगा। पानी नहीं भी आया तो रोंगटे ज़रूर खड़े हुए होंगे, मेरे तो हुए हैं साहब। वीडियो अच्छा लगा है तो फिर ज़रूर लाइक करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों को शेयर करना है और बताना इस चैनल पर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। रीट की भी कर रहे हो तो बहुत से वीडियो बिल्कुल फ्री डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5200 से अधिक लोग जुड़े हुए कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ मैं आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल के ऊपर। पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो आदि की आवाज़ जाकर देखिए, अब यकीनन अपने आप को कुछ तब्दीली पाओगे, कुछ ऊर्जा महसूस करोगे। जय हिंद, फिर मिलता।